तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी को स्टडी एंड हेल्थ चैनल में स्वागत है। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो कि क्लास 10th के 6 अध्याय से लिया गया है, जो है जय प्रक्रम। और उन सभी 10th स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होने वाला ये क्लास है, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर बायोलॉजी से आते हैं, जीव विज्ञान से आते हैं, यहीं से आते हैं। और जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि पोषण चैप्टर से, बहुत सारे पोषण से, श्वसन से, इत्यादियों से जो है, इन सारे जय प्रक्रमों से जो बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंतर्गत आते हैं और डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं जो कि एनसीईआरटी बुक का अध्याय 6 का जय प्रक्रम, लाइव प्रोसेस। तो देखिए, अगर हम अपने चारों ओर देखें तो बहुत सारे ऐसे वस्तुओं को देखेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं को देखेंगे। जब उन्हें हम ध्यान पूर्वक देखेंगे तो उन्हें दो भागों में बांट सकते हैं, पहला है सजीव, दूसरा है निर्जीव। सजीव की बात करें जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, ऊंट, गधा इत्यादि। अगर निर्जीव की बात करें, टेबल, कुर्सी, पंखा, मोबाइल, मार्कर इत्यादि, ये सारे निर्जीव हैं। अगर इन्हें हम परिभाषित करने की कोशिश करते हैं तो इनको परिभाषित करना बहुत ही कठिन है, अत्यंत कठिन है। तो हमारे किताब में जो कहा गया है, अध्याय चैप्टर में जो कहा गया है, तो इसको हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पे सजीव और निर्जीव में अंतर किस प्रकार हम करते हैं। तो यहाँ पे दो वर्गों को रख दिया गया है, एक समान वर्ग को, एक वैज्ञानिक वर्ग को। समान दृष्टिकोण से जो सोचने वाले हैं, जैसे कि हम, आप स्टूडेंट जो कोई भी है, समान दृष्टिकोण से सोचने वाले हैं, और एक है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने वाले। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो सोचने वाले हैं और समान दृष्टिकोण से सोचने वाले हैं, दोनों में क्या अंतर है, पहले इसको समझते हैं। अगर उन दोनों से पूछा जाए कि भाई साहब आपके हिसाब से सजीव क्या है, अब वैज्ञानिक से पूछ दिया जाए कि भाई साहब आपके हिसाब से सजीव की परिभाषा क्या है, आप कैसे मानोगे कि कोई वस्तु सजीव है या निर्जीव है। तो अगर हमसे पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे, चिड़िया हवा में पंख लहरा के उड़ रही है, सजीव है। बच्चे दौड़ रहे हैं, सजीव है। कुत्ते भौं भौं कर रहा है, सजीव है, उसके बॉडी में मूवमेंट हो रहा है। हम श्वसन ले रहे हैं, हमारी पेशियां फूल रही है, सिकुड़ रही है, फूल रही है, खिंचाव आ रहा है उसके अंदर, हम सजीव हैं। तो देखिए, यहां पे जो बात आती है, समान दृष्टिकोण से जो हम देखते हैं उसमें एक आता है प्रत्यक्ष गतियां। क्या आता है? प्रत्यक्ष गतियां, दृश्य गतियां भी कहा जाता है, विजिबल मूवमेंट। तो यहां देखते हैं जिसे हम आंखों द्वारा सुस्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जैसे मछलियां अपने पंख की सहायता से जल में तैरती है, उसमें मूवमेंट हो रहा है। मेढक अग्र एवं पश्चपाद की सहायता से जल तथा स्थल पर तैरता एवं कूदता है, भाई सजीव है। समान दृष्टिकोण से श्वसन के दरमियान फेफड़े एवं मांसपेशियों का फैलना तथा सिकुड़ना, ये सभी मापदंड समान मापदंड कहलाते हैं। अरे भाई साहब, अगर रोबोट का उड़ी मूवी, जो उड़ी बोल रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक मूवी में देखे होंगे आप लोगों ने कि रोबोट का जो है एक पक्षी बना करके पाकिस्तान में भेज दिया गया, उसकी भी पंख थे, सेम टू सेम पक्षी को कोई पहचान नहीं पाया ये पक्षी है, ये क्या है, गरुड़ बना करके भेज दिया गया। क्या उसको सजीव मान बैठेंगे? आज के दुनिया इतना टेक्नोलॉजी हाई हो गया कि रोबोट के आदमी बना दिया जा रहा है, इंसान को बना दिया जा रहा है, उसमें भी मूवमेंट है, क्या उसे हम सजीव बोल देंगे? तो ये सारे जो बात हैं, इनसे सजीव को परिभाषित करना कठिन है। समान दृष्टिकोण से सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, और इनको परिभाषित करना बहुत ही कठिन है। तो आइए अब वैज्ञानिक वालों से हम लोग, वैज्ञानिक दृष्टिकोण सोच वालों से हम लोग पूछते हैं कि भाई साहब आपके दृष्टिकोण से सजीव और निर्जीव क्या है, सजीव क्या है। तो देखिए, यहाँ पे जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने वाले लोग हैं, उनकी वो जो सोचते हैं अप्रत्यक्ष गतियां, इनविजुअल मूवमेंट, इस प्रकार की गति के अंतर्गत वे गति आती हैं जिन्हें हम आंखों से नहीं देख पाते हैं। ये गति जो होती है, जैसे कि हमारा बॉडी का संरचना किससे हुआ है, हम लोगों ने जब कोशिका वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, वहां हमने बताया कि किसी इंसान का शरीर का जो संरचना है वो एक कोशिका से हुआ है। कोशिका उसकी इकाई है, कोशिका की इकाई से उसका संरचना हुआ है, और उस कोशिका का जो निर्माण हुआ है, रासायनिक दृष्टिकोण से हम सोचें तो वो निर्माण हुआ है अणु और परमाणु से। अब बोलोगे भाई साहब ये क्या आप अणु परमाणु बोल रहे हो, केमिस्ट्री की बात है, बायोलॉजी में हम तो सेल से पढ़ते हैं। अब भाई कोशिका से शरीर का निर्माण हुआ है, वहां पे अणु परमाणु क्या है? तो भाई आप जानो, कोशिका जो होता है, ये अणु और परमाणु वैसे ही नियम बोल रहे हैं। कोशिका जो होता है उसका नाभिक केंद्र होता है, केंद्र में होता है डीएनए,
डीएनए को जब देखोगे वो पतली धागी की तरह होती है, उसे आंख से हम देख नहीं सकते हैं, अदृश्य मूवमेंट उसके अंदर होता है। किसके अंदर होता है? कोशिका के केंद्र के अंदर अदृश्य मूवमेंट होता है, अदृश्य गतियां होती है। और उस डीएनए के अंदर वो जो बना हुआ है, उसके अंदर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो ये क्या है? केमिस्ट्री नहीं है क्या? एलिमेंट्स नहीं है क्या? तो रासायनिक दृष्टिकोण से हम अगर सोचें तो कोशिका का जो निर्माण हुआ है वो अणु और परमाणु से हुआ है। और कोशिका के अंदर अदृश्य गतियां होती है। क्या होती है? अदृश्य मूवमेंट होता है, जो कि जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मूवमेंट जो है, अदृश्य गतियां जो है, वो जीवन को जीवित रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गतियां हैं। तो यहां देखिए, इस प्रकार की गति अंतर्गत वो गतियां आती है, गति के अंतर्गत वे गतियां आती है जिन्हें हम आंखों से नहीं देख पाते। इस प्रकार की गतियां आणविक स्तर पर होती है। अब देखिए, ये आणविक स्तर पर जो होते हैं, किसी कोशिका में हमेशा निर्माणकारी और विघटनकारी क्रियाएं जो है एक साथ साथ चलती है। निर्माणकारी प्रक्रिया जो होती है उसमें जो है एक कोशिका का निर्माण, पुराने कोशिका का जो है नई कोशिका बनती है, पुरानी कोशिका ध्वस्त हो जाती है ना। पुरानी कोशिका की जगह पे नई कोशिका बनती है, टूट फूट मरम्मत होता रहता है। पुरानी कोशिकाएं नई कोशिका का मरम्मत की कार्य हमेशा चलती रहती है, और मेंटेनेंस का काम चलता रहता है, अनुरक्षण का काम चलता रहता है। किसका काम चलता रहता है? उस कोशिका के अंदर अनुरक्षण का काम चलता रहता है। और विघटनकारी जो होता है उसके अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है, जो कि जिंदगी को सुचारू ढंग से चलाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। विघटनकारी, निर्माणकारी और विघटनकारी। तो ये निर्माणकारी विघटनकारी जो भी प्रक्रिया साथ साथ चलती है, जो कि अदृश्य गतियां के अंतर्गत आती है, जो कि आणविक स्तर पे होती है, ये जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये गतियां, मूवमेंट, तो सभी प्रकार के सजीवों की संरचना एवं सुसंगठित इकाई कोशिका द्वारा होता है। और इससे हम कह सकते हैं, ये आणविक स्तर पे हम कह सकते हैं जो मूवमेंट होता है कि ये वस्तु सजीव है। क्या है? सजीव है। अब हम आते हैं पॉइंट पे। तो सजीव और निर्जीव के बारे में हम लोगों ने समझ गया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो ये आणविक स्तर पे जब हम देखते हैं तो वहां जो मूवमेंट हो रहा है वो मूवमेंट से हम कह सकते हैं ये सजीव है, और जिसमें ये आणविक गतियां नहीं होती है वो निर्जीव है। तो यहां देखते हैं अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम, जो कि इस अध्याय का सबसे इंपॉर्टेंट मुख्य पॉइंट है। जैव प्रक्रम मतलब लाइफ प्रोसेस। देखिए, वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से सजीवों के अनुरक्षण कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अनुरक्षण कार्य, अभी हम लोगों ने, अनुरक्षण का मतलब होता है मेंटेनेंस। अनुरक्षण का मतलब क्या होता है? मेंटेनेंस। अगर ये मेंटेनेंस नहीं होगा ना तो खत्म हो जाएगा, वो जीवित रह नहीं सकता। अगर मेंटेनेंस का काम उसके अंदर रुक जाए तो सजीव, जो कोई भी जीव हैं, वो खत्म हो जाएंगे, निर्जीव हो जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मेंटेनेंस का काम ही उन्हें जीवित रखता है। और ये जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है अनुरक्षण का काम। समझ रहे? मेंटेनेंस का काम, पुरानी कोशिका की जगह पे नए कोशिका का बनना, उसकी मरम्मत होना, टूट फूट का मरम्मत होना। जैसे कट गया आपका हाथ तो वहां जो है कोशिका विभाजन करके जो है नई कोशिकाएं बन जाएगी, और आपका वो जख्म है वो खत्म हो जाएगा। ये सारे मेंटेनेंस के अंतर्गत आते हैं, अनुरक्षण के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो देखिए, अब इस अनुरक्षण का काम प्रॉपर रूप से चलता रहे, इसके लिए है 4 चरण है इसके। पहला है पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। और देखिए, वो अनुरक्षण के काम के लिए चाहिए ऊर्जा। वो ऊर्जा आएगी कहां से? तो बाहरी स्रोत से आएगी। बाहरी स्रोत मतलब रोटी, खाते हैं ना हम लोग रोटी, बर्गर, पिज्जा, है ना। उसके बाद चावल, दाल इत्यादि, जो कुछ भी हम बाहर से भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं, जो कि हमारे दांत उसको पीसता है, फिर लार ग्रंथियां जो कोई भी हैं वो लार एमिलेज नाम का जो है लिक्विड निकालते हैं, वो वहां पे मिलता है, फिर जो है उस लुगदी बनाता है, मंड बनता है, वो फिर आहार नाल से अमाशय में जाता है, अमाशय से फिर जो है वो अच्छे से जठर ग्रंथि उसको जो है, उसके अंदर जो है जठर ग्रंथियां होती है, और उसके बाद जो है वहां से प्रोसेस होने के बाद वो जाती है छोटी आंत, छोटी आंत से दीर्घ रोम से जो है पुनः जो है वो हमारे कोशिकाओं तक पहुंचती है।
तो ये जो प्रोसेस है ये आते हैं पोषण के अंदर। किसके अंदर आते हैं? पोषण। ये जो पोषण हुआ, अब वो जो ऊर्जा है वो कहां जाएगी? अनुरक्षण कहां होगा? वो होगा कोशिका स्तर पे, कोशिका में होगा, क्योंकि वहां पे आणविक गतियां होती है। तो वहां पे क्या चाहिए? अब वो जो पहुंचा है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, जो कुछ भी अणु वहां पहुंचा है, तो उसको फिर तोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा के लिए क्या चाहिए? फिर शोषण करेंगे हम। क्या करेंगे? शोषण। शोषण करेंगे, और जिससे वो जो ऑक्सीजन जो शोषण में हम जाते हैं, लेते हैं, वो ऑक्सीजन फिर उस कोशिकाओं तक ब्लड के माध्यम से पहुंचेगी, फुफ्फुस में जाएगी, फुफ्फुस से जो है कोशिकाओं के माध्यम से वो हमारे जो है हीमोग्लोबिन जो है उसको चिपका करके कोशिकाओं तक ले जाएगी। उस कोशिकाओं में जो है फिर ग्लूकोज का विखंडन होगा, फिर ऊर्जा बनेगा। ऊर्जा बनेगा तो वहां पे अवांछित पदार्थ भी बनेगा, CO2 बनेगा, यूरिक अम्ल बनेगा, यूरिया बनता है, यूरिक अम्ल बनता है, अवांछित पदार्थ बनते हैं जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक हैं, हमारे शरीर के लिए हानिकारक पदार्थ हैं। तो फिर क्या चाहिए? शोषण। शोषण में क्या होगा? फिर हम श्वसन लेते हैं, छोड़ते हैं, हवा लेते हैं वायुमंडल से, फिर छोड़ते हैं, फिर वो जो है ब्लड के माध्यम से फिर फुफ्फुस से होते हुए बाहर CO2 निकल जाता है। लेकिन उसके अंदर जो यूरिक अम्ल जो कुछ भी बना है पदार्थ, अवांछित पदार्थ बना है, वो क्या होता है? संवहन के माध्यम से होते हुए पुनः जो है हमारे वृक्क के वृक्काणु में पहुंच जाता है, जहां बोमन संपुट नाम का वृक्काणु के अंदर संरचना, वहां पे जो है ब्लड के अंदर से जो है जितने भी यूरिक अम्ल, पेशाब मूत्र का जो है बढ़ना होता है, फिर वो मूत्राशय से होकर के शरीर से बाहर निकल जाता है। संवहन फिर मतलब निकलता है, जो कि आते हैं उत्सर्जन में। जो कहां आता है? उत्सर्जन। तो हम लोग जो इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं, पहला पॉइंट पोषण के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा श्वसन, तीसरा वहन, चौथा उत्सर्जन। इस अध्याय में इन चारों टॉपिक को जो है अच्छे से हम लोग कवर करने वाले हैं और अच्छे से समझेंगे। जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन आते हैं। तो ये जो आज का वीडियो है लेक्चर 1, ये आप लोगों को इंट्रोडक्शन टाइप का वीडियो है जो आपको समझाने के लिए है। और नेक्स्ट क्लास बहुत जल्द हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वहां हम लोग पोषण को पढ़ेंगे, अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और बहुत ही एक एक पॉइंट को समझ के एक्सप्लेन करके हम लोग समझेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे। तो चलिए, थैंक यू। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, है ना, शेयर करिए। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।